नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एपीएसटी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होगा हम लोग बात करेंगे। वैसे तो पहले हम लोग बात कर रहे थे मगध के बारे में, और मगध के बारे में बात किए थे हम लोग शिशुनाग वंश के बाद हम लोग बात किए थे नंद वंश, और नंद वंश के बाद चंद्रगुप्त मौर्य तक लाकर उसको रोके थे, सेलुकस निकेटर तक उसको लिंक किए थे। उसके बाद तक्षशिला के बारे में बात किए थे कि तक्षशिला का महत्व क्यों है, और आज हम लोग बात करेंगे कि पाटलिपुत्र का महत्व क्यों था प्राचीन काल में, और पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया था, और उससे जो उसकी स्थिति है उसके बारे में बात करेंगे। संस्थापक कौन है उसके बारे में, और पाटलिपुत्र को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है। जैसे उसको पोलीब्रोथा के नाम से जाना जाता है, पाटलिपुत्र तो जानते ही हैं आप, कुसुमपुर के नाम से जाना जाता है। जब पाटलिपुत्र की स्थापना हो रही थी तो उस समय उसको कुसुमपुर के नाम से जो शासक बसाया, जिसका नाम था उदयन, जो क्या बोलते हैं हर्यक वंश का शासक था, और अजाशत्रु का वो पुत्र रहता है। अजाशत्रु को ही हम लोग कुड़िक के नाम से जानते हैं, और वजीरा से उसका जन्म हुआ रहता है। उसके बारे में बात हो चुकी है। तो जब उदयन क्या या उदय, उसी को उदयभद्र भी कहा जाता था, जब उसने पाटलिपुत्र की स्थापना कर रहा था तो उस समय उसका नाम न पाटलिपुत्र रखा, न पटना रखा, न पोलीब्रोथा रखा, उसका नाम कुसुमपुर रखा था। क्या नाम रखा था? तो कुसुमपुर। तो क्वेश्चन ये भी बनेगा कि जब पाटलिपुत्र की स्थापना हो रही थी उदयन के द्वारा तो उस समय उसका नाम क्या था? तो उस समय उसका नाम क्या था? तो कुसुमपुर था। कुसुमपुर अलग है, वसुपुर अलग है। वसुपुर को याद रखिएगा कौन बसाया था? तो वसु बसाए थे जो मगध के शासक बृहदत्त के पिता हुआ करते थे, और बृहदत्त का पुत्र जो मगध का अंतिम सुल्तान रहेगा उसका नाम रहेगा जरासंध। और उसी के बाद हम लोग देखते हैं कि हर्यक वंश की सत्ता स्थापित होती है, और हर्यक वंश का ये शासक है जो क्या बोलते हैं पाटलिपुत्र या पोलीब्रोथा या पटना या क्या बोलते हैं कुसुमपुर या पुटभेदन की स्थापना करता है। तो उसके बारे में बात करेंगे। और तथ्य क्या इससे मिलता है? जैसे वर्षा हो गए, उपवर्षा हो गए, पाणिनि हो गए, पिंगल हो गए, पतंजलि हो गए। बताया जाता है कि इन लोग का वहाँ पे परीक्षा लिया गया था, और उस परीक्षा में क्या बोलते हैं उस परीक्षा में वरुचि और क्या बोलते हैं पतंजलि वहाँ पे पास परीक्षा को उत्तीर्ण किए थे। और इसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि जो वर्षा है वो क्या बोलते हैं पाणिनि के गुरु रहते हैं। पाणिनि के एक पुस्तक रहती है जिसका नाम रहता है अष्टाध्यायी, उसके भी बारे में बात हो चुका है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि पतन के क्या कारण थे, कि पाटलिपुत्र का पतन क्यों हो गया। ऐसा बताया जाता है कि जब मेगास्थनीज वहाँ पे आया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तो उसने बताया कि उस समय 570 मीनारें हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? 570 पाटलिपुत्र में मीनारें हुआ करती थी, और 64 के आसपास ये बताता है कि 64 के आसपास वहाँ पे द्वार हुआ करते थे पाटलिपुत्र में। और जब मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में आया तो वहाँ पे एक पुस्तक लिखा जिसको हम लोग कहते हैं कि इंडिका के नाम से जानते हैं। तो इंडिका पुस्तक किसकी है? तो मेगास्थनीज की है। और मेगास्थनीज किसका राजदूत रहता है? तो सेलुकस निकेटर का रहता है। किसके दरबार में आता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। ये बात रखिएगा यार। सेलुकस निकेटर किसका सेनापति था? तो उसके बारे में हम लोग बात किए थे कि सिकंदर जब भारत पर आक्रमण कर रहा था उस समय उसके सेनापति थे, यानी सिक्रेटस था, निर्याकस था जो उसका जल सेनापति रहता, और सेलुकस निकेटर रहता। सेलुकस निकेटर जब चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ से जाता, सिकंदर जब भारत से जाता है तो सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक युद्ध होता है, जिस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य विजय होता है, और क्या बोलते हैं सेलुकस निकेटर की हार होती है। तत्पश्चात सेलुकस निकेटर अपनी पुत्री यानी कैलिफोर्निया या हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। चंद्रगुप्त मौर्य जब विवाह होता है तो दहेज स्वरूप सेलुकस निकेटर उसको 5 राज्य देता है, और तत्पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य सेलुकस निकेटर को 500 हाथी दान देती है। और उसी समय हम लोग देखते हैं कि सेलुकस निकेटर का एक राजदूत बनकर क्या बोलते हैं जिसका नाम मेगास्थनीज रहता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जाता है। वही चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र के इतिहास के बारे में हम लोग को बताता है, और कहता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना कैसे हुई थी, और उसको जानकारी का स्रोत हम लोग देखते हैं कि इंडिका से पता चलता है। ठीक, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। फिर ऐसे ही हम लोग बात करेंगे कि कौटिल्य ने पाटलिपुत्र को क्या कहा था? तो एक नदी का संगम कहा था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, खासकर जीआरएफ में क्वेश्चन बनेगा कि कौटिल्य ने पाटलिपुत्र को किस नाम से पुकारा था? तो नदी का संगम कहा था। उसी तरह पतंजलि क्या कहे थे उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए पहले चलते हैं कि इसकी स्थिति क्या है। पाटलिपुत्र के बारे में मैं पहले भी बताया था कि पाटलिपुत्र की जब स्थापना हो रही थी तो उसका स्थापना किया था कौन? उदयन। और उदयन ही पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी बनाता है। उदयन ही पहली बार पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी बनाता है। और उसके बाद जो अगला शासक आता है, नागदशक की हत्या करके जो शासक आता है जिसका नाम रहता है शिशुनाग पाटलिपुत्र से राजधानी, अभी मैं डायग्राम बना दूंगा कि पहले
मगध की राजधानी राजगिरी हुआ करती है। राजगिरी के बाद जब पाटलिपुत्र की स्थापना कर देता है उदयन, तो राजधानी पाटलिपुत्र लेकर जाता है। तत्पश्चात मगध पर एक नया वंश आता है जिसका नाम रहता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग किया था और उसने पाटलिपुत्र से राजधानी वैशाली लेकर जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि वैशाली उसकी माँ की जन्मस्थली रहती है, इसलिए उसको फिर से जीर्णोद्धार करवाता है और उसकी पुनः स्थापना करवाता है और उसको राजधानी बनाता है। जब शिशुनाग का पुत्र शासक बनता है जिसका नाम रहता है कालाशोक। कालाशोक के समय ही हम लोग बात किए थे कि दूसरा बहुसंगीति हुआ था। कहाँ पे हुआ था दूसरा बहुसंगीति? तो वैशाली में हुआ था। अध्यक्ष कौन था? तो मैं बताया था शाबक मीर हुआ करते थे। वहाँ पे राजा कौन था? तो कालाशोक था। वही कालाशोक है जो क्या बोलते हैं, जब वैशाली को उसका पिता यानी शिशुनाग राजधानी बनाता है और तत्पश्चात जब कालाशोक शासक बनता है तो उसने वैशाली से पुनः राजधानी पाटलिपुत्र लेकर आता है। तो पहली राजधानी राजगिरी या गिरब्रिज या उसी को वसुपुर कहा जाता है या उसी को बिंबसारपुर भी कहा जाता था। उसके बाद जब उदयन शासक बना अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर तो राजधानी कहाँ लेकर गया? पाटलिपुत्र। तत्पश्चात जब अगला शासक शिशुनाग बना तो उसने राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली लेकर गया। जब शिशुनाग का पुत्र शासक बना जिसका नाम था कालाशोक, जब उसने शासक बना तो वैशाली से पुनः राजधानी पाटलिपुत्र लेकर आया। तो पाटलिपुत्र की स्थिति क्या है? तो बताया जाता है कि गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ देखिए, गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। पाटलिपुत्र को ही पोलीब्रोथा के नाम से जानते हैं। इसका जो संस्थापक उदयन को ही उदयभद्र भी कहा जाता है। उदयभद्र भी कहा जाता है। अन्य नाम क्या है इसके? तो कुसुमपुर है, पोलीब्रोथा है, पाटलिपुत्र भी कहते हैं, पुटभेदन भी कहते हैं और आधुनिक नाम पटना के नाम से जानते हैं। तो नाम याद रखिएगा, कुसुमपुर, पोलीब्रोथा, पाटलिपुत्र, पुटभेदन और पटना के नाम से जानते हैं। अन्य तथ्य क्या है? तो वर्षा जो पाणिनि के गुरु हुआ करते थे। किसके? देखिए यहाँ पे पाणिनि के क्या थे? गुरु थे, वर्षा। ठीक, पाणिनि की एक पुस्तक है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। बात हुआ था इस पर, अष्टाध्यायी। वर्षा, देखिए वर्षा, उपवर्षा, पाणिनि, पिंगल, व्याडी और वररुचि और इसके साथ पतंजलि महाभाष्य किसके दरबार में रहते थे? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। अभी बात होगी आगे जब हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे बस लिंक कर लीजिएगा इसको। तो ये जो व्यक्ति हैं वर्षा, उपवर्षा, पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि और पतंजलि, बताया जाता है कि पाटलिपुत्र में ही इन लोगों की परीक्षा ली गई थी, जिस परीक्षा में वररुचि और पतंजलि पास हुए थे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इन लोगों का नाम दे सकता है, खासकर जेआरएफ में बनेगा कि वर्षा, उपवर्षा, पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि और पतंजलि की परीक्षा किस स्थान पे लेकर ली गई थी? तो कहाँ पे ली गई थी? पाटलिपुत्र में। यह भी पूछ सकता है कि जब वो परीक्षा ली गई थी तो उसमें पास या उस परीक्षा को पास कौन किया था? तो वररुचि और पतंजलि पास किए थे। पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे, जो शुंग वंश का शासक था। महाभाष्य लिखे थे और पतंजलि को ही बताया जाता है कि इन्होंने ही पुष्यमित्र शुंग जो अश्वमेध यज्ञ कराने वाला पहला शासक था उसको पूर्ण यही कराए थे पतंजलि। ठीक, योग के संस्थापक कौन है योग दर्शन के? तो पतंजलि। अभी बात करेंगे उसके आगे हम लोग। फिर पतन के कारण में अभी हम लोग बात करते हैं। फिर देखिए इधर कौटिल्य, मार्कर चेंज कर लें। कौटिल्य ने पाटलिपुत्र को नदी संगम कहा था। तो कौटिल्य ने पाटलिपुत्र को क्या कहा था? तो नदी का संगम कहा था। ठीक, पतंजलि ने, कौटिल्य बोले थे ये, और इधर देखिए पतंजलि ने अनुशोणम पाटलिपुत्र कहा था। तो पूछेगा क्वेश्चन कि अनुशोणम पाटलिपुत्र कौन कहा था पाटलिपुत्र को? तो पतंजलि कहे थे। सर्वप्रथम अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र की महत्ता को समझा था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि पाटलिपुत्र की महत्ता को सबसे पहली बार कौन समझा था? तो उसका नाम था अजातशत्रु। और जब समझा था उसी समय पाटलीग्राम दुर्ग, पाटलीग्राम
दुर्ग की स्थापना किया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पाटलिपुत्र में पाटलीग्राम दुर्ग की स्थापना कौन किया था। तो ऐसे लग रहा है ना कि पाटलिपुत्र की जब स्थापना किया उदयन तो पाटलीग्राम की स्थापना भी वही किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पाटलीग्राम दुर्ग की स्थापना अजातशत्रु या इसी को कुड़िक कहा जाता था, कुड़िक भी उसी को कहा जाता था, और इसने सबसे पहली बार पाटलिपुत्र की महत्ता को समझा था। यहाँ तक हो गया। अब देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन आईएएस में ये बन सकता है, बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में भविष्यवाणी की थी। बुद्ध जो थे गौतम बुद्ध, बुद्ध ने पाटलिपुत्र या सिद्धार्थ बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में भविष्यवाणी की थी कि यह एक महान नगर बनेगा। क्या बनेगा? यह एक महान नगर बनेगा, परंतु इसे सदैव आग, पानी एवं आंतरिक कलह का खतरा बना रहेगा। जो हम लोग देखते हैं कि मगध साम्राज्य की जब स्थापना हो रही होती है, जब मगध पे शासन का संचालन हो रहा होता है, तो बताया जाता है, उसमें आप देखेंगे जब मैं बताऊंगा कैसे इसका पतन हो रहा है, कैसे यहाँ पे युद्ध हो रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये बात सत्य होती है बुद्ध की कि बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में भविष्यवाणी की थी कि यह एक महान नगर बनेगा, परंतु सदैव आग, पानी एवं आंतरिक कलह का खतरा बना रहेगा। और इसका साक्ष्य कैसे मिलता है हम लोग को? तो विनय पिटक से। विनय पिटक की रचना कौन किया था? यह भी क्वेश्चन बन सकता है। तो उपाली। और सूत पिटक की रचना, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, 3 पिटक था। तो सूत पिटक की रचना आनंद किए थे, जो गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। और मैं ये भी बताया था कि महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए गौतम बुद्ध से आग्रह किया था कौन? तो आनंद। तो आनंद के कहने पे ही गौतम बुद्ध महिलाओं को प्रवेश दिए थे बौद्ध संघ में। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा। और सूत पिटक की रचना कौन किया था? तो आनंद किए थे। विनय पिटक की रचना उपाली किए थे। तो गौतम बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य थे, एक का नाम था आनंद, दूसरे का नाम था उपाली। ये बात याद रखिएगा, इसमें पूछा भी गया है। तीसरा जो है अभिधम पिटक। जब हम लोग बात कर रहे थे पाटलिपुत्र में जब तृतीय बौद्ध संगीति हो रही थी, उस समय वहाँ का शासक अशोक रहता है और वहाँ पे अध्यक्ष कौन रहता है? तो अब मोंगलीपुत तीस थे। कौन थे? मोंगलीपुत तीस थे। और अशोकाराम बिहार में वो बौद्ध संगीति हो रही थी 250 से 255 ईसा पूर्व के बीच। तो जो वहाँ पे अध्यक्ष रहते हैं, जिनका नाम रहता है मोंगलीपुत तीस, वही अभिधम पिटक की रचना किए थे। तो कभी कभी मिलान के लिए भी क्वेश्चन आता है कि सूत पिटक लिख देगा इधर, ये सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, इधर लिख देगा तीनों का नाम आनंद, उपाली और मोंगलीपुत तीस। अब मिलाइए तो मिला लीजिएगा कि सूत पिटक की रचना आनंद, विनय पिटक की रचना उपाली, और क्या बोलते हैं अभिधम पिटक की रचना मोंगलीपुत तीस। कोई दिक्कत? यहाँ तक हो गया ये। और इसका साक्ष्य किससे मिलता है? ये जो गौतम बुद्ध बोले थे कि पाटलिपुत्र के बारे में भविष्यवाणी की थी कि यह एक महान नगर बनेगा, परंतु इसे सदैव आग, पानी एवं आंतरिक कलह का खतरा बना रहेगा। तो विनय पिटक से साक्ष्य मिलता है। विनय पिटक, याद रखिएगा नाम विनय पिटक। और विनय पिटक की खोज या रचना कौन किया था? तो उनका नाम था उपाली। यहाँ तक हो गया। अब देखिए, जब मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में पहुंचा तो उसने बताया कि 570 क्या है? मीनारे हैं, 64 वहाँ पे द्वार हैं। तो ऐसा बता रहा था कि पाटलिपुत्र एक भव्य नगर की तरह था और वहाँ पे सारी सुविधाएं थी। तत्पश्चात वो बहुत बताता है अच्छे तरह से पाटलिपुत्र के बारे में कि यहाँ पे राजा ऐसे रहते थे। वहाँ पे लकड़ी के महल की भी बात करता है कि ऐसे लग रहा है मानो आधुनिक तरह से बनाया गया है उसको। तो लकड़ी का वहाँ पे जो राजा का महल है उसके बारे में भी बताता है। तत्पश्चात जब वो अगला एक शासक आता है पाटलिपुत्र में, जिसका नाम रहता है ह्वेनसांग। क्या नाम रहता है? ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था भारत? तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और उस शिक्षा लेने के लिए हम लोग देखते हैं कि नालंदा में जाता है। और उस समय वहाँ के गुरु जो रहते हैं यानी कुलपति जो रहते हैं, उनका नाम रहता है आचार्य शिलभद्र। और ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम रहता है शी यू की, द्वितीय चीनी यात्री है। क्या है? द्वितीय चीनी यात्री जो भारत आया उसका क्या नाम था? ह्वेनसांग था। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था उसको। किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। क्या करने के लिए आया था? तो बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। कहाँ पे आया था? तो नालंदा में आया था। नालंदा की स्थापना कौन किया था? तो कुमारगुप्त किए थे। उसको ध्वस्त कौन किया यानी नष्ट कौन किया? तो क्या बोलते हैं बख्तियार खिलजी करता है, जो गौरी का एक सेनापति हुआ करता था। तो फिर गौरी जब उसका क्या बोलते हैं गौरी का सेनापति बख्तियार खिलजी जब उसका ध्वस्त कर देता है, तो एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम रहता है अलीमर्दान, और अलीमर्दान ही बख्तियार खिलजी की हत्या कर देता है। तो वहाँ तो मैं बहुत ज़्यादा तक लिंक कर दिया, मध्यकाल तक लिंक कर दिया, लेकिन आपको वहाँ तक नहीं लिंक करना है। आप बस ये समझिए
कि भीमसांग भारत आया हर्षवर्धन के शासनकाल में। किस लिए आया? बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया। कहाँ पे आया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में आया था। और उस समय वहाँ के कुलपति कौन थे? तो आचार्य शिलभद्र थे। कोई दिक्कत? वहाँ से जब वो क्या बोलते हैं पाटलिपुत्र जाता है तो उसके समय बताया जाता है कि पाटलिपुत्र का एकदम नष्ट हो चुका था, ध्वस्त हो चुका था। और कनिगम भी बताते हैं कि क्या बोलते हैं पाटलिपुत्र के नष्ट होने का कारण गंगा नदी की बाढ़ थी। तो इसमें कारण में हम लोग पतन में कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र के पतन में एक ही कारण नहीं था, कारण बहुत था, लेकिन कनिगम बताते हैं कि इसके पतन में गंगा नदी के बाढ़ के कारण इसका पतन हो गया था। और भी कई कारण थे। तो याद रखिएगा कि चीनी यात्री वेनसांग के समय, द्वितीय चीनी यात्री वेनसांग के समय हम लोग को पता चलता है कि क्या बोलते हैं पटना का ध्वस्त हो चुका था, वो नगर ही उसका समाप्त हो चुका था। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि क्या बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का कैसे पतन हो गया, उसी तरह पटना का भी पतन हो गया। ठीक, तो वेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में, जो द्वितीय चीनी यात्री है। उससे पहले भी एक चीनी यात्री है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसका नाम रहता है फाइयान। फाइयान के पुस्तक का नाम था फोक्यू की और वेनसांग की पुस्तक का नाम शीयू की। फाइयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त वंश का शासक रहता है उसके दरबार में आता है, जो प्रथम चीनी यात्री रहता है। द्वितीय चीनी यात्री वेनसांग, और तृतीय जब चीनी यात्री आएगा तो उसका नाम रहेगा इत्सिंग। क्या नाम रहेगा? तो इत्सिंग। उस सब बारे में हम लोग बात करेंगे जब गुप्त वंश पढ़ेंगे, जब हर्षवर्धन के बारे में बात करेंगे और जब इत्सिंग के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे विस्तार से हम लोग बात करेंगे। तो ये रहा आज का हम लोग का कि पाटलिपुत्र को राजधानी सबसे पहली बार कौन बनाया? तो उसका नाम उदयन। पाटलिपुत्र के बाद राजधानी कहाँ गई थी? तो वैशाली। वैशाली के बाद राजधानी कहाँ आई थी? तो पुनः पाटलिपुत्र आई थी। कौन लेकर आया था? कालाशोक लेकर आया था। उसी के समय हम लोग देखते हैं कि क्या बोलते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति होता है, तृतीय बौद्ध संगीति क्या बोलते हैं अशोक के समय, चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय जो कुशाण वंश का शासक रहता है। कहाँ पे होता है वो? कश्मीर के कुंडलवन में 72 या 78 एडी में हुआ था। तो ये था आज का। अब हम लोग बात करेंगे कल से चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो लिंक किए थे उसको हम लोग देखेंगे और फिर उसी के साथ आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के बारे में बात करेंगे, फिर पुष्यमित्र शुंग वंश के बारे में बात करेंगे और फिर उसी के साथ कौरव वंश के बारे में बात करेंगे। फिर क्या बोलते हैं उसकी हत्या, जो सुशर्मन की हत्या सातवाहन शासक कर देता है लेकिन सत्ता स्थापित नहीं करता है, शक शासक आ जाते हैं, उन सबों के बारे में बात करेंगे। फिर कुशाण वंश के बारे में बात करेंगे और इसी तरह बात करते करते आगे चलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पर हम लोग बात करेंगे मौर्य वंश के बारे में। धन्यवाद।